प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है, जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हमारा है, कल हमने की थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट या बिहेवियर ऑफ सबस्टेंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि जो हम जब भी कोई हम सबस्टेंस लेते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास सॉलिड जो हैं 5 टाइप के होते हैं। डायमैग्नेटिक सॉलिड होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं और फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, क्या होते हैं, एंटी फेरो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं डायमैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होते हैं। तो कोई भी सबस्टेंस जिसको हम अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, उस मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या करे, वीकली रिपेल करे, तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सॉलिड बोलते हैं। और ऐसे सबस्टेंस में देखा गया कि उनके जो एटम्स होते हैं, उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, कोई भी वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आपको थ्योरेटिकली कैसे पता चलता है कोई सबस्टेंस डायमैग्नेटिक है, अगर उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना हो, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक सॉलिड बोलेंगे। और इस तरह का जो फिनोमेना होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी सबस्टेंस का वीकली रिपेल करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लिखी हुई है हमने, सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, बेंजीन है, ये सभी जो हैं ये डायमैग्नेटिक हैं, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर आता है पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक सॉलिड वो सबस्टेंस होते हैं जब इन सबस्टेंसेस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये वहाँ पे वीकली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा कोई भी सबस्टेंस जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो अट्रैक्ट करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सॉलिड बोलते हैं। और इस तरह का जो फिनोमेना है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो आपको थ्योरेटिकली कैसे पता चलेगा कोई सॉलिड जो है पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है। तो कोई भी सॉलिड जिससे वो बना हुआ है, अगर उसके एटम्स के पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली इसमें डायमैग्नेटिक हमने कहा कि सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है चार्ज बॉडी है, जब भी चार्ज बॉडी मूव करती है, तो मैंने बोला था आपको दो तरह के फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको हम स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिज्म के अंडर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो उनकी स्पिन अपोजिट होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जहाँ जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट जो है, जो सबस्टेंस है वो उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा, और वो जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, रिपेल करेगा। बट पैरामैग्नेटिक सॉलिड में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो पेयर्ड होंगे वो तो उनकी तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, पर जो अनपेयर्ड होगा उसकी नेट वैल्यू रहेगी, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बट वीकली अट्रैक्ट करेगा, उतना स्ट्रांगली नहीं करेगा। ये टेम्पररी होता है, जैसे आप इस सबस्टेंस को बाहर निकाल देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो जो एज ए मैग्नेट बिहेव करना छोड़ देता है। नेक्स्ट हमारा है फेरोमैग्नेटिक सॉलिड क्या होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड ऐसे हैं जिनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करते हैं तो ये स्ट्रांगली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे पैरामैग्नेटिक में 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं तो इनका मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक मूवमेंट जो प्रोड्यूस होता है लार्ज होता है, तो जैसे इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये स्ट्रांगली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आगे वाले डायग्राम में आपको बताऊंगा कि जो बेसिकली जितने भी हमारे पास सॉलिड्स हैं उसमें क्या होते हैं, जैसे हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा कि वहाँ पे क्लोज पैकिंग होती है, जिसको हम अरेंजमेंट जो होती है उसको हम क्रिस्टल जो लैटिस, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है कि उस क्रिस्टल लैटिस में होता है क्या, बेसिकली स्मॉल स्मॉल रीजन जो होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, जो मैं आपको अगले वाले डायग्राम में बताता हूँ, जिसको
उसको हम सब लैटिस बोलते हैं, तो जहाँ उनको हम डोमेन बोलते हैं। तो उसका क्या यहाँ पे कंसेप्ट है, मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा ये वाला यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है। तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक मैं आपको करवा रहा था, उसमें मैंने बोला आपको डोमेन का कंसेप्ट देना है। तो डोमेन के कंसेप्ट से आपको जो है जो एंटी फेरो है और फेरी जो है वो भी समझ आएंगे। तो देखिए जो हमारे पास मैं बात कर रहा था कि हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा कि हमारे पास जो पैकिंग होती है उसमें जिसको हम अरेंजमेंट कांस्टेंट पार्टिकल की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं या स्पेस लैटिस बोलते हैं। उसमें से हम स्मॉलेस्ट पार्ट चूज करते हैं जिसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो अगर इसी तरह से हम उस पैकिंग में से स्मॉल पोर्शन जो है वो चूज करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सब लैटिस बोलते हैं, जहाँ क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। बेसिकली जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं जो एंटी फेरो का हमने कंसेप्ट देना है या फेरी का देना है, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो अपने आप को ग्रुप कर लेते हैं स्मॉल रीजन्स में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। जैसे मैंने ये बताया हुआ है, आपको समझाने की कोशिश की है, ऐसा एग्जैक्टली हो नहीं सकता, बस आपको समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा रीजन है क्रिस्टल लैटिस का, यानी इसको यूनिट सेल भी बोल सकते हैं हम लोग, तो इसको हम डोमेन बोले, जहाँ हम क्या बोले, एक जो है सब लैटिस बोल सकते हैं। ये वाला एक डोमेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डोमेन है, ये वाला दूसरा डोमेन है, ये एक स्पेस है, यहाँ पे जो एटम्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया हुआ है, ये जहाँ पे अलग से अरेंज किया हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जहाँ उसकी डायरेक्शन जो है वो मैंने डाउनवर्ड की तरफ रखी हुई है, और ये वाला जो ऊपर वाला डोमेन है इन सब की मैंने कहाँ पे रखी हुई है, ऊपर की तरफ रखी हुई है। तो मान लीजिए कोई सबस्टांस था, उसमें इस तरह से डोमेन थे, अल्टरनेट भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह से। एक डोमेन हो सकता है जिनकी सबकी स्पिन नीचे की तरफ हो, दूसरा हो सकता है जिनकी ऊपर की तरफ हो, फिर आगे वाला हो, तो कुछ भी हो सकता है इसमें अरेंजमेंट। हमने इसको क्या किया, अप्लाई किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हुआ क्या बच्चे, देखिए इनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट थी, इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली। अब ये पहले ये वाला डोमेन था इन सब की नीचे की तरफ थी, अब यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ कर लिया, ऊपर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किया, जहाँ पे जो है अरेंजमेंट जो थी डोमेन्स की वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे देखिए इन सब की एक ही डायरेक्शन में हो गई है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इनकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वो सबस्टांस कैसा बिहेव करेगा, एज ए फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि इनमें सब जो सभी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मूवमेंट होगी सभी की एक डायरेक्शन में होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म है बेसिकली ये परमानेंट रहेगा। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल देते हैं, जब सबस्टांस को बाहर ले आते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, वो तब भी क्या करेगा, एज ए मैग्नेटिक ही बिहेव करेगा। जहाँ पे जो मैंने डोमेन का कंसेप्ट दिया है, छोटे छोटे रीजन्स हैं, वो इटसेल्फ जो है एक मैग्नेट का काम करते हैं। अब ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए डोमेन्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो वो होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस क्या है, जिसमें डोमेन जो है अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो स्पिन होती है अल्टरनेट हो जाती है और नेट वहां पे कैंसिलेशन हो जाती है मैग्नेटिक मूवमेंट की। और ऐसे सबस्टांस जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस हैं, ये कौन सा सबस्टांस है, दीज सबस्टांस हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ फेरोमैग्नेटिक। इनका डोमेन स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक की तरह ही होता है, बट देयर डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड। इनके डोमेन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, ओरिएंट कर लेते हैं, और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दी है, मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ट्राइऑक्साइड, वैनेडियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ट्राइऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, ये सभी क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये मैंने बोला आपको ये एक डोमेन है, तो ये एक जो एरो है ये खुद भी एक अकेला डोमेन हो सकता है। मैंने तो जहाँ पे चार चार एरो को एक डोमेन रखा है, पर ये अकेला भी हो सकता है। इन सब का रिजल्ट चार का मैंने यहाँ पे एक से रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। आपकी बुक में जो बुक आप देखेंगे कहीं पर स्टडी करेंगे उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये मैंने ये ओरिजिनल चीज आप चूज किया आपके लिए, मैंने इसको एक डोमेन मान लिया। इन चारों का जो मैग्नेटिक मूवमेंट था उसको मैं यहाँ नीचे आके एक एरो से शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक डोमेन है,
एक रीजन है जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जो ऊपर की तरफ है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये वाले क्या है करते हैं, ये वाला डोमेन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो सबकी स्पिन एक डायरेक्शन में हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक। अगर इस तरह से हमारे पास है जो डोमेन है, मैं कहता हूँ एक एक एरो ही आप एक एक डोमेन ले लीजिए, उसपे एक वहाँ पे 20-25 जो इलेक्ट्रॉन हो उनकी जो स्पिन, नेट स्पिन जो मूवमेंट हो वो ये हो, तो ये एक डोमेन हो सकता है ऐसे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोमेन्स ले लिए मैंने। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसमें होता है जैसा मर्जी हो, जो आपकी अपनी इच्छा है जैसे मर्जी लिख लो। पर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्टरनेट जो है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। जो ऊपर की डायरेक्शन में नीचे, जो ऊपर, जो नीचे, जो ऊपर, जो नीचे, जो ऊपर नीचे, तो नेट यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर इस तरह से होता है तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे डोमेन जो होंगे इवन नंबर में होंगे तभी ऐसा होगा। अगर ऑड नंबर में डोमेन होते हैं तो एक डोमेन तो बच ही जाएगा, जहाँ पे वो नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी, जहाँ ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी, उस केस में वो एंटी फेरोमैग्नेटिक नहीं होगा। अब कई बार होता है कि यहाँ पे जो है हमारे पास इवन नंबर में भी है, जहाँ ऑड नंबर में भी है। तो जी हमारे पास डोमेन पड़े हुए थे, जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इन्होंने अपनी डायरेक्शन जो चेंज की इस तरह से। देखिए पहला नीचे की तरफ रहा, दूसरा ऊपर की तरफ, जहाँ पे यही था, आगे वालों ने चेंज कर ली, ये ऊपर, ये नीचे, जो ऊपर, जो नीचे, जो ऊपर, जो नीचे, जो ऊपर, तो जहाँ तक ये सारे कैंसिल हो गए। अब जी हमारे पास जो है जी एक बच गया डोमेन, तो इसमें नेट मैग्नेटिक जीरो नहीं होगी, स्मॉल नेट मैग्नेटिक प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे सबस्टेंस जिसमें नेट मैग्नेटिक स्मॉल होगी, डिस्पाइट देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंटी फेरो में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, फिर जो हमारा फेरी है उसमें भी ज्यादा होंगे, पर डोमेन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं, एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट। तो उस वजह से इनकी जो बिहेवियर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो चेंज होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नेट मैग्नेटिक जीरो हो जाती है। इसमें कैंसिलेशन के बावजूद भी स्मॉल जो है डोमेन, कोई ना कोई डोमेन बच जाता है, जहां हम कह सकते हैं इवन नंबर में ना हो, ऑड में हो तो बच जाएगा। कई बार इवन में भी होता है, हो सकता है यहाँ पे एक और हो, उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही रहे, वो नीचे की तरफ ना रहे, तो उसमें भी हम जीरो नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई कर रहे हैं वो अपने आप को कैसे ओरिएंट कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन कैसी हो रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस्तेमाल रह जाता है तो हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड बोलेंगे, और उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म। इसी तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। जहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली भी शो करने की जरूरत की कोशिश की है। तो ये मैंने कहा एक अरेंजमेंट थी, यहाँ पे आके देखो, ये वाले ऊपर की तरफ थे, ये सारे ऊपर की तरफ रहे, और ये वाले जो है इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली नीचे की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल कर देंगे, ये और ये कैंसिल कर दें, तो एक डोमेन दूसरे की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इस डोमेन से जो बनेगी मैग्नेटिक मूवमेंट, इस डोमेन के द्वारा क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक डोमेन है। अब इस वाले ने जो है अरेंजमेंट आपने चेंज की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसने आपने चेंज की, इन दोनों ने नीचे की तरफ कर लिया है, बट इसने भी नीचे किया, ये जो है ये रह गया है। अब ये जो तीन वाले हैं, इन तीन को तो कैंसिल कर देंगे, पर इसका और इसका नेट जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की जब सिचुएशन आएगी तो वो वाले सॉलिड कौन से होंगे, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स होंगे। इसकी मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ। बच्चों फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कौन से होते हैं, सबस्टेंस which have magnetic dipoles or domains oriented in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers। तो जैसे आपने एंटी फेरो में देखा कि वहाँ पे डोमेन जो है वो ओरिएंट होते हैं इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, बट इक्वल नंबर में होते हैं, और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। बट फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जो डोमेन्स हैं वो आपस में एक दूसरे को इस तरह से ओरिएंट करते हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बट अनइक्वल नंबर में। जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 डोमेन है मान लीजिए, तो 8 जो है वो पहले 8 एक दूसरे के अपोजिट, फर्स्ट और सेकंड अपोजिट है, थर्ड और फोर्थ अपोजिट है, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स अपोजिट है, सेवंथ और एट्थ अपोजिट है, सपोज कर लीजिए ऐसा, और नाइन्थ एंड टेंथ वो एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आएगा कुछ, वो सारे के सारे कैंसिल नहीं होंगे। तो जब इस तरह से अपने आप को ओरिएंट कर लें कि सारे के सारे कैंसिल ना हो, ये तभी होगा जब अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो देयर विल बी नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलेंगे। और इस तरह के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है, आयरन ऑक्साइड की एग्जांपल्स हैं, फेराइट्स बोलते हैं इनको, मैग्नीशियम फेराइट, जिंक फेराइट एंड कॉपर फेराइट।
जनरली यहाँ पे फेराइटी आएंगे, तो इनमें सभी में ऐसा ही रहता है। नेक्स्ट आपको थोड़ी सी दो चीज़ें और नोट करनी है इसमें, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है और नील टेम्परेचर क्या होता है। तो बच्चे मैग्नेटिज्म के में जो एक आपने नोट करना है कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सम टाइम जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे की चेंज हो जाती हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनकी चेंज हो जाती है। तो जैसे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है। तो फेरोमैग्नेटिक में आप क्या देख रहे हो कि सभी की ओरिएंटेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं देर में भी सम टेम्परेचर, कहीं पे आपको एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जब ये जो है ये अपनी डायरेक्शन जो है जो ओरिएंटेशन हैं ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल भी हो सकते हैं, इक्वल नंबर में अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं या अनइक्वल नंबर में भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये इक्वल नंबर में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमारा मटेरियल जो है जो पहले फेरोमैग्नेटिक था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। अगर इक्वल नंबर में होगा तो नॉन मैग्नेटिक, अगर अनइक्वल नंबर में होगा तो मे बी देयर स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाए, तो जो हमारा फेरोमैग्नेटिक था वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, पैरामैग्नेटिक में हो सकता है। तो ये वो वाला टेम्परेचर है अब जिसके ऊपर जहाँ जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस अपना जो परमानेंट मैग्नेटिज्म है वो छोड़ देता है, लूज कर देता है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक में, जहाँ पैरामैग्नेटिक में। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ये कंसेप्ट बेसिकली पायरे क्यूरी ने दिया है। दूसरा है नील टेम्परेचर, तो ये स्पेसिफिकली एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए है कि जब हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस लेते हैं उसमें भी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने एंटी फेरोमैग्नेटिक की एग्जांपल ली हुई है कि जहाँ पे क्या है ये ओरिएंटा अपोजिट डायरेक्शन में ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है। अब जब इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो है अपनी ओरिएंटेशन चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास होता है जहाँ पे क्या थे, सभी अपोजिट डायरेक्शन में थे। अब यहाँ पे पहले 3 ऊपर वाले डायरेक्शन में है, आगे वाले 3 नीचे की डायरेक्शन है, फिर ये 2 ऊपर की तरफ है। ये पहले जो 6 है ये कैंसिल हो जाएंगे, बट स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट रह जाएगा, 2 जो डोमेन है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। तो जाने कि आपका जो पहले एंटी फेरोमैग्नेटिक था वो अब किसमें कन्वर्ट हो गया है, पैरामैग्नेटिक में। तो नील टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर अबव व्हिच एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। देखिए बच्चे ये जो ओरिएंटेशंस हैं ये हम जो है चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करके कर सकते हैं या कुछ और भी कंडीशंस अप्लाई होती है। तो यहाँ पे आपने ये 2 टेम्परेचर जो हैं, क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर जो है, इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है क्या होती है, कभी पूछ लेते हैं आपको एग्जाम में। तो ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपके सामने नई जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी लेके आएंगे। आज मेरे पास टाइम कम है, मुझे कहीं पे जाना है, तो इसलिए मैं इतना छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।